सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, डॉक्टर एसके त्रिपाठी और साथ साथ में डॉक्टर समीर भाटी। आपका स्वागत है। शुरुआत करूंगी पैनल की कुछ प्रश्नों के साथ में जो कि हेल्थ से संबंधित होंगे। और इस बीच में इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल समिट में हम आए हैं और बीइंग अ डॉक्टर क्या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं आपके, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये। जब हम बनारस आते हैं, जब हम यूपी आते हैं, तो अलग अलग नजरियों से एक व्यक्ति उस राज्य को, उस सिटी को देखता है। बीइंग अ डॉक्टर, अगर एसके त्रिपाठी जी मैं आपसे शुरुआत करूं, डॉक्टर समीर भाटी से भी मेरा यही सवाल रहेगा। जब आप बनारस आए, क्योंकि आज हम बनारस में मौजूद हैं, तो क्या वो चीजें बीइंग अ डॉक्टर आपने देखी जो कि बनारस में बदलनी चाहिए, या डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल। देखिए, जब बनारस की बात करते हैं हम, स्पेशली काशी की बात करते हैं, यहाँ पर जो मैंने देखी है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये एक मेडिकल हब की, जैसे अभी ऑलरेडी बनारस एक मेडिकल हब बना हुआ है। स्पेशली ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करता है। मेडिकल हब के साथ साथ इसमें मेडिकल टूरिज्म का काम भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। कि जैसा इसको हम हमारी सांस्कृतिक नगरी और आध्यात्मिक नगरी कहते हैं, तो यहाँ पर एक पूरा होलिस्टिक हेल्थ केयर दी जा सकती है जो भी बाहर से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म का भी हमारा काम है। और इसके अलावा हेल्थ केयर के लिए जैसे हब बना हुआ है, यहाँ पे सभी तरह की स्पेशलिटीज अवेलेबल है। अगर हम बात करें कैंसर केयर के से लेके कार्डियक केयर से लेके सभी तरह की, तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय के अंदर ये एक बहुत बड़ा मेडिकल टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। और मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, उपलब्ध है। नमस्कार, मैं डॉक्टर एसके पाठक, एज ए चेस्ट स्पेशलिस्ट, और मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन पढ़ाई जो है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से किया है। और आज के 20 साल पहले मैं इस बनारस पे आया था, काशी की नगरी में आया था, भोलेनाथ की नगरी में आया था। जब मैं आया था, बनारस एक छोटा सा शहर जैसा दिखता था। क्योंकि मैं लखनऊ से आया था तो मुझे लगा कि हम छोटे से शहर में आ गए हैं। लेकिन आज 20 साल बाद वही बनारस, जो लखनऊ से भी काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी दिलचस्प बन गया है और मेडिकल फील्ड में बहुत आगे निकल गया है। क्योंकि जब मैं बनारस में था तो गिने चुने कुछ अस्पताल थे जहां पर मुझे काम करने का मौका मिला। क्योंकि मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके यहाँ पर आया था, तो वहाँ पर पेशेंट की भरमार काफ़ी थी लेकिन सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आज की स्थिति ये है कि बनारस के किसी भी कोने में जाइए, अच्छे अस्पताल मिलेंगे आपको, सरकारी अस्पताल भी मिलेंगे, प्राइवेट अस्पताल भी मिलेंगे, सुविधाएं अच्छी हैं। जो चीज़ें आप मेट्रो सिटीज में होती थी, खासकर बम्बई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पर जो सुविधाएं मिलती थी वो आज बनारस में भी मिल रही है। और मरीज को बनारस में ही रह के पूरा इलाज कराना पड़ रहा है। और इलाज से जो लाभ हो रहा है, वो जो विदेशों में भी जाके इलाज में लाभ नहीं मिल पाता, वो बनारस में मिल रहा है। तो ये बनारस की खूबसूरती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जब से इस बनारस के सांसद बने हैं, यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लग गया है। अब भोलेनाथ की नगरी में जो भी आता है स्वस्थ होकर जाता है। चूंकि मैं काशी में मुमुक्षु भवन के सामने ब्रिथिज हॉस्पिटल है, मैंने देखा है कि दक्षिण साउथ से कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो काशी में केवल कल्पवास करते हैं, रहते हैं, अपनी मृत्यु के लिए रहते हैं। और वहाँ पर काशी मोक्ष भवन में कई ऐसे बुजुर्ग रहते हैं जिनकी मैं सेवा करता रहता हूँ और उनको निःशुल्क दवाइयाँ, शिविर के माध्यम से उनको स्वास्थ्य लाभ देने की कोशिश करता हूँ। और वो लोग बनारस में आके इतना खुशकिस्मत अपने आप को समझते हैं कि मैं बनारस में रहकर अच्छी सुविधाएं और अच्छी चीज़ों को रह के अपने जीवन का यापन करते हैं और अपनी मृत्यु का इंतजार करते हैं। तो काशी एक मोक्ष नगरी है। उस मोक्ष नगरी में अगर हम रहते हैं कि हमारे लिए कितनी खुशकिस्मत बात है। और बनारस में जैसे कि बनारस विश्वविद्यालय में जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर जो सुविधाएं मोदी जी के आने के बाद हुई, वो शायद विश्व में बनारस के बाहर अगर देखा जाए तो वो जो नहीं थी, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, जिससे बनारस की जनता के साथ साथ पूर्वांचल के लोगों का पूरा लाभ मिल रहा है। साथ में तटीय राज्य जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, यहाँ के भी मरीज यहाँ पर आके इलाज कराते हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि मेडिकल टूरिज्म का भी यहाँ पर विकास हो रहा है और लोग यहाँ पर इलाज भी कराते हैं और टहलते घूमते हैं, बाबा भोलेनाथ की नगरी में अपना विश्वास जगाते हैं। धन्यवाद। अच्छा, ये तो हो गई बनारस की बात। आयुष्मान भव योजना चलाई जा रही है, डॉक्टर भाटी से मेरा ये सवाल रहेगा, उस बीच में आपका क्या कुछ कहना है इस योजना के बारे में?
बिल्कुल बिल्कुल देखिए जो आयुष्मान भारत की जब हम बात करते हैं आयुष्मान भारत स्कीम के लिए जैसे अभी आयुष्मान भव कैंपेन की आप बात करें ये 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये कैंपेन चलेगी और इस कैंपेन के अंदर जैसे अभी हम पिछले पैनल में भी डिस्कशन कर रहे थे कि हमारी जो गवर्नमेंट की और भी हेल्थ स्कीम्स है उन हेल्थ स्कीम के बारे में लोगों को कैसे सेंसिटाइज किया जाए उनको कैसे अवेयर किया जाए इसमें स्पेसिफिकली जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं कि ये भी कुछ इस तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये कम्युनिटी को इंगेज करने का एक काफी बड़ा प्रोग्राम है जिसमें हेल्थ मेला स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज होंगे और उन हेल्थ मेलाज में ज्यादातर जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट के जैसे एक बताएं तो सबसे बड़ी स्कीम है टीबी रेडिकेशन प्रोग्राम जिसमें 2025 तक टीबी फ्री बनाने का जो उद्देश्य है हमारा वो एक प्रोग्राम है जिसमें निक्षय मित्रा करके एक स्कीम है। निक्षय मित्रा के अंदर अभी देखें तो लगभग 10 लाख के करीब लोगों को 10 लाख के करीब टीबी पेशेंट्स को डॉक्टर साहब को भी पता होगा उनको अडॉप्ट किया गया है कम्युनिटी ने मतलब 1 लाख के करीब लोगों ने उनको अडॉप्ट किया गया है उनकी न्यूट्रिशनल चीजों को टेक केयर करने के लिए तो कम्युनिटी लेवल का ये काफी बड़ा प्रोग्राम है कम्युनिटी को इंगेज करने के लिए। इसके अलावा भी गवर्नमेंट की जो और भी स्कीम्स है उनको किस तरह से लोगों को उनके लिए सेंसिटाइज किया जाए अवेयर किया जाए ये इसी कैंपेन के दौरान इसके ऊपर बात की जाएगी और उनको बताया जाएगा। और इसके अलावा कुछ इसमें और भी पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं जैसा अभी हम देख रहे हैं कि ऑर्गन डोनेशन को लेके लोगों को काफी मिथ है और ऑर्गन डोनेशन की अभी जैसे देखें तो लोग उसके लिए आगे सामने आते नहीं है तो स्पेसिफिकली इसमें आयुष्मान भव जो कैंपेन चल रही है इसके अंदर लोगों को ऑर्गन डोनेशन के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि वो उसके लिए भी रजिस्टर्ड करें। और जैसे हम आज काशी में बैठे हैं यहाँ पे जब हम बात करते हैं दान की डोनेशन की भारत के अंदर तो हमें सिखाया जाता है कि आपको दान करना और ये सबसे बड़ी एक सेवा मानी जाती है तो ऑर्गन डोनेशन का भी जैसे हम बात करें कि ये एक ऐसी डोनेशन है एक ऐसा दान है कि आप यहाँ से जाने के बाद भी इसको कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इस बीच में मेरा डॉक्टर सर से यही सवाल होगा क्योंकि आपने ऑर्गन डोनेशन की बात करी तो ऑर्गन डोनेशन में रिपोर्ट्स भी सामने आई है कि भारत कई मायनों में पीछे है तो ऑर्गन डोनेशन में हमें सामने आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपसे मेरा सवाल होगा वुमेन सैनिटाइजेशन से जुड़ा हुआ क्योंकि ये वो मुद्दा है जिसका लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने बोल्डली जिक्र किया और एक्सपेक्टेड नहीं था तब भी जिक्र किया और करना भी चाहिए। उस दिशा में क्या कुछ करना चाहिए? देखिए योजनाएं तो बहुत सारी अच्छी चलती हैं और प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं कुछ न कुछ योजनाएं देते हैं जैसे निश्चय मित्र की बात करें टीबी के पेशेंटों को अडॉप्ट करने की बात करें तो जो प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य रखा है कि 2025 तक हमें जो है टीबी के मरीजों को ठीक करना है वार्ड में टीबी को बिल्कुल हटा देना है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा भारत देश काफी भरसक प्रयास कर रहा है और कई सारी योजनाएं ऐसी चल रही है जैसे पोटली योजना है जो पोषण की बात करें तो वो पोषण मरीजों को टीबी मरीजों को हमारे पास कई से मरीज चूंकि मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूं तो पेशेंट टीबी के पेशेंट खासकर मेरे पास आ जाते हैं और मैंने देखा कि लाखों पेशेंटों को मैंने ठीक किया भी है। अभी तक जो हमारा डाटा है उसमें हमने 1.25 लाख पेशेंटों को अभी जो चेस्ट से संबंधित बीमारियां थी उनका इलाज किया था और उसमें देखा कि करीब 20 से 25% ऐसे मरीज हैं जो टीबी जैसी बीमारी से ग्रसित हैं और कई सारी और संक्रामक बीमारियां हैं जैसे अभी कोविड में आपने देखा होगा कि चेस्ट इन्फेक्शन काफी ज्यादा होता था लोगों को ऑक्सीजन की कमी का डेथ हो जाती थी। तो आपका हेल्दी लंग्स कैसे रहे कैसे मजबूत रहे जैसे योगा की अभी चर्चा हो रही थी योगा एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है जो लंग्स को मजबूत करने के लिए वो सबसे सुलभ तरीका होता है जो आपके बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए। कई सारी चीजें ऐसी पद्धतियां हैं जो आप अपनी बॉडी को सुयोजित कर सकते हैं स्वस्थ बना सकते हैं क्योंकि स्वच्छ भारत का जो मिशन है वो दुनिया में भारत में जो डेवलपमेंट हुआ जो विकास हुआ उसके साथ हमें यह स्वच्छ भारत का जो मिशन मोदी जी ने दिया उसको पूरा करना हम ही सभी नागरिकों का उद्देश्य होता है और उसी को पूरा करने के लिए हम सभी लोग लगे रहें क्योंकि यही एक रास्ता है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो हम अच्छी चीजें प्रोडक्टिविटी में काम करेंगे और लोगों को और अच्छी जो इलाज कर सकते हैं और अच्छी चीजें ला सकते हैं। विकास में अगर जो भी चीजें हैं वो और बेहतर तरीके से होती है अगर आप स्वस्थ रहें क्योंकि कोई भी अगर किसी के पास कितने भी पैसे हो जाए चाहे करोड़पति हो जाए अरबपति हो अगर उसका बॉडी स्वस्थ नहीं है तो सब बेकार है। आप होटल के मालिक हो जाइए आप एरोप्लेन के मालिक हो जाइए लेकिन आपकी बॉडी अगर हेल्दी नहीं है तो आप बिल्कुल स्वस्थ नहीं है।
तो आप बिल्कुल कुछ भी आपके लिए नहीं, क्योंकि आपके साथ जो आया है वो खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाता है। तो आप स्वस्थ रहने के लिए जो मिशन चलाया जाता है, और खासकर हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं, जो हमको लग रहा है कि कई सारे ऐसे मेडिकल कॉलेज खुले। जो हम जब पढ़ाई करते थे, पूरे यूपी में केवल 7 मेडिकल कॉलेज है, 7 मेडिकल कॉलेज, और केवल 800 बच्चे पढ़ाई करते थे। 2019 ये 1991 की बात है, जब मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। आज देखिए मेडिकल कॉलेज कितने हो गए हैं। यूपी में ही देखे तो 40 मेडिकल कॉलेज की संख्या, और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुलने की पूरे प्लान है। ये हेल्थ की स्ट्रक्चर को आप डेवलपमेंट करने के लिए कितना बढ़िया प्रोग्राम है, जो कि हम पहले ये देखते थे कि एक डॉक्टर 10 लाख लोगों का इलाज करता था पहले, अब एक डॉक्टर 1 लाख के आसपास पहुंच गया। तो अब ये कहीं 50,000 भी जा सकता है। तो अच्छा डेवलपमेंट, अच्छा स्ट्रक्चर, और जैसे आयुष्मान भारत की योजना है, उसमें जो हॉस्पिटल ये सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। मरीजों का आदान प्रदान हो रहा है, और लोगों का अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। लोग घुट घुट कर नहीं मर रहे हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ होने की कोशिश कर रहे हैं, और सही इलाज हो जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो हमारा हेल्थ मिशन है, उसको बढ़ाने के लिए हमें अपने समाज को भी प्रेरित करना पड़े। जैसे मैं कई सारे ऐसे हेल्थ कैंप्स करते रहते हैं और जागरूकता करते रहते हैं, जिससे लोगों को हेल्थ अवेयरनेस, क्योंकि आपको पता है कि ये बीमारी है तो है क्यों है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। जैसे सीधा सा एक एग्जाम्पल देखें तो अस्थमा जैसी बीमारी है, बीमारी का नाम सभी ने सुना होगा, लेकिन अगर इसकी अवेयरनेस नहीं है तो अस्थमा का अटैक अगर पड़ता है तो कितनी खतरनाक स्थिति होती है। आपने देखा होगा कि घुट घुट कर मरीज जीता है, और उस समय अगर सही इलाज न मिले तो हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाती है। लेकिन आपने अवेयरनेस फैला दी कि चूंकि अस्थमा के जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं, अगर उस फैक्टर्स को साफ सफाई, जैसे रूम्स में बाहर अगर अच्छी सफाई रहती है, पौधे प्लांटेशन अच्छे रहते हैं, तो अस्थमा के अटैक्स नहीं पड़ते। और आपको रेगुलर मेडिसिन लेते हैं तो आपके अटैक नहीं पड़ते। क्योंकि आपने सुना होगा कि अमिताभ बच्चन जी भी एक अस्थमा के पेशेंट हैं, सौरभ गांगुली जी भी एक अस्थमा के पेशेंट हैं, लेकिन उनको अवेयरनेस अच्छी है, उनके हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं, जिसके कारण वो अच्छी बुलंदियों बहुत रहे भी। इस बीमारी के बारे में कभी उनको पता भी नहीं चलता कि हमें ये बीमारी है। लेकिन एक आम नागरिक में अस्थमा का अटैक हर महीने में 2 बार, 4 बार, 6 बार पड़ जाता है। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। क्योंकि मैं बनारस में जब आया था 20 साल पहले, अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी, तब हेल्थ के बारे में लोगों को बहुत जागरूकता नहीं थी। लेकिन अब मैंने देखा है कि हर मरीज अपनी हेल्थ डायरी लेके चलता है, अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखता है, जिससे वह स्वस्थ रहने की महसूस करता है। धन्यवाद।